प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जिसमें ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको स्किप नहीं करना है। हर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। और इसके पहले दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है: भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसमें आपका ऑप्शन है, नंबर ए ऑप्शन वर्ण, दूसरा बी उच्चारण, और सी पद, और डी है शब्द। सबसे छोटी इकाई, तो इसमें दोस्तों इसका उत्तर होगा वर्ण, क्योंकि भाषा की शुरुआत वर्ण से ही मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आपका पहला ऑप्शन ए है शब्द, बी है वर्ण, सी है अर्थ, और डी है मात्रा। तो इसमें आपका आंसर हुआ, आपका बी नंबर का आंसर होगा, जिसमें इसका आंसर होगा वर्ण, क्योंकि यह भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई, आपका ऑप्शन ए है अक्षर, ध्वनि, सं अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। इसमें आपका बी नंबर आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि जो है भाषा की मूल इकाई है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 4 है, वर्णों के कितने भेद हैं? इसमें ऑप्शन में दिया है ए 10, बी में 7, का सी में 2, और डी में 8। तो इसका उत्तर होगा कुल 2। पहला आपका स्वर है और दूसरा व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया है 44, 33, 52, 48। तो इसका आंसर होगा 52। आपको कमेंट में बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं प्रश्न एक बार। लिपि चिन्हों के
क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। इसका उत्तर हो गया आपका वर्णमाला। उत्तर होगा वर्णमाला। क्योंकि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा वर्णमाला। प्रश्न नंबर 7, कौन स्वर नहीं है? इन ऑप्शन तो दिए गए हैं, चारों ऑप्शन। इन चारों ऑप्शनों में आप देखिए इसमें स्वर कौन सा नहीं है। तो आ में ए, बी में ऊ, सी नंबर ए और डी नंबर बा। तो इसमें डी नंबर में है बा। बा स्वर नहीं है और अन्य सभी क्या हैं? अन्य सभी ए, उ और ए स्वर हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, इनमें से री क्या है? दोस्तों री ए ऑप्शन में है व्यंजन, बी में संयुक्त व्यंजन और सी में दोनों और डी में स्वर। इसमें आपका आंसर है स्वर है, क्योंकि यह ना व्यंजन है, न संयुक्त व्यंजन है, ना ही दोनों है। इसकी गिनती हम स्वर में करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? देखिए ऑप्शन ए है वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो इसमें हुआ है वृष्टि। ये जो निशान दिख रहा है आपको नीचे का, यही है, इसी में री का उपयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला हमारा प्रश्न नंबर 10 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है स्वर, और सी है व्यंजन और डी है विसर्ग। तो इसका उत्तर होगा स्वर, क्योंकि स्वर जो होता है दोस्तों, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको इनको अपने उच्चारण में किसी प्रकार की आवश्यकता, किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें स्वतंत्र कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर हम 11 देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? हमने इससे पहले ही पूछा है आपको, अब हम बता रहे हैं आपको। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 13 है, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 10। ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बेसिक है। कई लोगों से गलतियां आती हैं इस प्रश्न में, तो इसलिए साथियों इसमें ऑप्शन ए 11 है, बी 13 है, सी 9 और डी 10 दिया हुआ है। थोड़ी सी कंफ्यूजन के कारण गलती कर डालते हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा 11। कितना होगा साथियों? 11। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में
स्वरों का उच्चारण, स्वरों के उच्चारण के बारे में है। इसे पूछा गया है स्वरों का उच्चारण। तो इसमें ऑप्शन ए है व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, सी है अनुनासिक की सहायता से, और डी है बिना किसी सहायता से होता है। आपका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा साथियों? डी, बिना किसी की सहायता से होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसका आंसर होगा डी, कि बिना किसी सहायता से इनका उच्चारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो नंबर ऑप्शन ए है संधि, समास, वर्ण और लिंग। तो इसमें आपका आंसर होगा वर्ण का। स्वर का जो भेद है वो है वर्ण, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए हम अब अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा आज का 14वां प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसमें आपका पहला ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो इसका आंसर होगा बी 3। कौन सा होगा? बी 3 होगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। और कौन कौन से होते हैं? आपका पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और चौथा है प्लुत स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? यह किसके प्रकार हैं? चलिए इनका ऑप्शन देखते हैं। संधि, पहला ऑप्शन है संधि, फिर व्यंजन, स्वर और उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो गया आपका सी, स्वर, क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये स्वर के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16वां है, किस किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? अब आपको बताना है इनमें से किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन है नंबर ए ई ए आई ओ औ, बी है री आ ई उ, सी है आ उ औ ए और डी है आ ई उ री। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर में देखिए क्या है? ए नंबर में है ई ए आई ओ और ये जो है सभी दीर्घ स्वर हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, आज का हमारा प्रश्न 17, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? फिर से हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है?
तो ऑप्शन ए है 11, बी है 4, सी है 7 और डी है 2। इसका आंसर होगा बी 4। हस्त स्वरों की संख्या होगी 4। चलिए प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है, जिन स्वरों के उच्चारण में मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उनको कहते हैं। उनको क्या कहते हैं साथियों? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में ए नंबर है प्लुत स्वर, बी है गुरु स्वर, सी है मूल स्वर और डी है लघु स्वर। तो इसका उत्तर होगा गुरु स्वर। इसमें समय लगता है, जानते होंगे, आवाज भारी करना पड़ता है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, गुरु स्वर। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसमें बताना है आपको दीर्घ स्वर। तो इसमें ऑप्शन ए है आ, बी है ऊ, सी है ए और डी है ओ। इसका आंसर होगा आ। ये जो है आ, ये आपका दीर्घ स्वर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इस बताना है आपको संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया ए, बी में ए, ऑप्शन सी है ऊ और डी है ओ। इसका उत्तर होगा आपका उत्तर होगा सी। सी में क्या दिया? ऊ संयुक्त स्वर इसमें लिखा है ना, नहीं है। ये संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी ये आपके बाकी ए, आई और ओ ये सभी संयुक्त स्वर हैं, लेकिन ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका ऑप्शन है ए नंबर में अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व और डी है प्लुत। तो इसका उत्तर होगा डी, प्लुत ही उसका उत्तर होगा। प्लुत जो है इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसमें उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्रश्न, अब क्यों लगता है? क्योंकि दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगने के कारण है, ये इनके उदाहरण है, जैसे आपको आगे मिलेंगे। ओम, इसलिए लुप्त स्वर के उदाहरण हो गए, जैसे ओम, सुनो आदि। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को देखते हैं।
इसमें प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन है ए ओम, बी ओम, सी ओम और डी ओम। इसका उत्तर होगा आपका ओम। ओम जो है ये भी नंबर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही है प्लुत स्वर। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? संयुक्त स्वर किसे माना गया है? देखिए ए नंबर में ए, ऑप्शन बी में ऊ, सी में ई और डी में आई। इसका उत्तर हो गया आपका डी। डी है इसका उत्तर। इसे संयुक्त स्वर माना गया है क्योंकि आय जो है वह किससे मिलकर बना है? आ और ए से, ये दोनों से मिलकर के आय बना है, इसलिए दो स्वरों के मिलने से बना है, इसलिए हम इसे संयुक्त स्वर कहेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है तो आ, ए ऑप्शन है आ, बी है ई, सी है ऊ, डी है ओ। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर बता रहे हैं आपको। 24 नंबर का उत्तर है ओ, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि आप जानते हैं दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ये सब दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ओ दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं। इनमें से समवृत्त स्वर कौन सा है? समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर ऑप्शन आपका है ए में ओ, बी में ई, सी में आओ और डी में आ है। डी में आ है। इसका उत्तर होगा आपका बी। बी क्या है? ई। ई क्या है? ये संवृत्त स्वर है। संवृत्त स्वर क्यों है? क्योंकि इसका स्वर ऊंचा होता है। ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए यह जिह्वा को मुंह से मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ई एक समवृत्त स्वर है। चलिए अब हम बहुत समय लगेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 26। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो आ ऑप्शन ए अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। तो इसमें से इसका ऑप्शन होगा डी, विवृत स्वर होगा। तो ये विवृत स्वर जो है इसका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 27 का अर्थ विवृत स्वर है कौन सा है? ए है, ए में ऊ है कि बी में ए, कि सी में आ कि डी में ए, कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अर्थ अर्थ विवृत स्वर जो होगा वो होगा आए। अब प्रश्न क्रमांक 28 चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन हैं। ऑप्शन है आ, इसमें है पाफा, बी में डाढ़ा, सी में गाघा और डी में जाझा।
बताना है आपको मूर्धन्य व्यंजन। तो इसमें साथियों मूर्धन्य व्यंजन होगा बी, ये आपका ड और ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन होंगे। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 29 देखते हैं। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान हमको देखना है इसमें ऑप्शन ए है दंत, बी है कंठ, सी है ओष्ठ और डी है तालु। क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि कंठ। का वर्ग जो है जानते होंगे व्यंजन का, ये पहली पंक्ति है जो का से हम शुरू करते हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ से, कंठ से होता है इसका उच्चारण। बी नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है या, रा, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये जो व्यंजन है ए इस उसमें है कि बी अंतःस्थ है कि सी दंत है कि तालव्य है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा अंतःस्थ। इनको हम अंतःस्थ कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या, र, ला, वा, क्योंकि ये व्यंजन जो है उसमें दंत और तालव्य है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न 31 है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नंबर है आपका श, ह, च, छ। बी है स, रि, ट, ठ। सी है स, त, थ, द और डी है अ, क, ख, ग। तो इसका उत्तर हो गया आपका बी। बी है सा, री, टा, ठा। यह इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ है, बी ए नंबर कंठ है, बी में ओष्ठ है, सी में तालव्य है और डी में अनुनासिक है। तो विसर्ग जानते होंगे जो आहा कहते हैं वो उसे विसर्ग ही कहा जाता है, इसलिए इसके आधार पर होगा उसका उत्तर 32 नंबर का कंठ है, क्योंकि आ का वर्ग, हा वर्ग, ये सब कंठ से ही इनका उच्चारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? दोस्तों परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है और हम ये समझ लेते हैं कि है और हमसे गलती हो जाती है, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों पर। तो इसमें दिया हुआ है चा, झा, का, छा, तालव्य वाले वर्ण हैं। कौन से होंगे? 33 नंबर है आपका, इसका उत्तर होगा का, क्योंकि ये तालु से इनका उच्चारण होता है। तालव्य इसलिए क्योंकि तालु से होता है। का वर्ण कंठ है, जबकि चा, छा ये शब्द सभी तालु से होता है इनका उच्चारण। तो कौन सा? तो इसमें आपका सी नंबर का है। का जो है तालु से नहीं होगा, कंठ से होगा, और बाकी चा, झा और छा ये सभी जो है
किससे होंगे? तालु से होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए है री, ऑप्शन बी है आओ, ऑप्शन सी है ऊ और ऑप्शन डी है ए। इसका उत्तर होगा बी आओ। आओ जो है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर है, इसलिए इसका उत्तर हो गया बी आओ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है ए में ए नंबर ऊ, बी नंबर औ, सी नंबर री और डी नंबर ए है। तो उत्तर हो गया डी आए, ए हो गया। ए जो है इसका उत्तर होगा, क्योंकि कंठ तालव्य दोनों से ही है इसका उच्चारण। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ए नंबर माँ, बी नंबर बा, सी नंबर ओ, डी नंबर आ। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आ। चलिए गलती से इसमें आ हो गया है, इसमें आपका दीर्घ वाला आ होगा। नो साथियों, ये ओष्ठ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक था, इसमें कंठ है, यहाँ पे कंठ। कंठ तो कंठ वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन है ऊ, बी है आ, सी है ई और डी नंबर में है ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी आ हो जाएगा, क्योंकि आ कंठ वर्ण है तथा ई और ई तालव्य वर्ण है। क्या है? आ जो है कंठ वर्ण है, इसलिए इसका आंसर आ होगा, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 38, ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, बी मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मूर्धन्य से। किससे होता है साथियों? मूर्धन्य से, क्योंकि यह मूर्धा से ही इसका उच्चारण होता है। क्योंकि जिन तालु और जिह्वा की स्पर्श होकर के ही ये ई चा छा जा का उच्चारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 8? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। जिह्वा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम बताते हैं आपको। पहला है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर।
ये 3 स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 40 है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, ए में अन, ए, आ, बी नंबर में आ, सी में ई और डी में ओ। इसका उत्तर हो गया आपका ऊ। ऊ जो है ये ओष्ठ वर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? इसमें ऑप्शन है, ए में ऊ और ऊ, बी में रा सा, सी में ए आई और डी में आ और आ। तो इसका उत्तर हो गया आपका सी, ए और आई। ए और आई, ए और आई जो है ये कंठ तालव्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? फिर देखते हैं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए नंबर, ए में ओ, बी में आए, सी में आए और सी में हा और डी में छा। इसका उत्तर हो गया आपका आई। आई जो है स्थान और कंठ तालु उच्चारण स्थान कंठ तालु है। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं कि मूर्धन्य है कि दंतोष्ठ हैं? और कटी नंबर है कंठोष्ठ हैं। चलिए इसका उत्तर होगा कंठोष्ठ हैं। ओ और कंठोष्ठ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुस्वार बिंदु, बी है रेफ, सी है नुक्ता और डी है चंद्र बिंदु। दोस्तों इसका उत्तर होगा चंद्र बिंदु। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक सॉरी इसको प्रिंटिंग में थोड़ी त्रुटि हो गया साथियों, ये सुधार लीजिए कि नासिक द्वार नहीं नासिका द्वार है। तो इसमें इसका उत्तर होगा चंद्र बिंदु, अनुस्वार बिंदु। क्या होगा? अनुस्वार बिंदु। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 45। 44 का क्या हुआ? 44 का उत्तर हो गया चंद्र बिंदु। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? इसका होगा ऑप्शन ए नाक और मुंह, नाक, मुंह
और डी है ओस्ट। डी है ओस्ट। इसका आंसर हो गया आपका नाक और मुंह। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है नाक और मुंह। इन दोनों से ही इनका उच्चारण नासिका और मुंह से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो इसमें ऑप्शन ए है संभावित, बी है संभावना, सी है संभव और डी है संभालना। संभालना। तो आपका इसका उत्तर होगा संभालना। साथियों इसका उत्तर हो गया संभालना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47। प्रश्न नंबर 47 है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं निरानुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर, लुंठित स्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुनासिक, क्योंकि जब भी नासिका की बात आती है साथियों तो वह अनुनासिक ही कहलाता है। जानते होंगे आप, जिसमें बिंदियां होती हैं ऊपर की, अंक की बिंदी वगैरह, ये सब अनुनासिक ही हैं, जिसमें नासिका का प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। 48। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ऑप्शन है इसमें ए नंबर है वृत्ताकार स्वर, बी है संवृत्त स्वर, सी है अनुनासिक स्वर और डी है निरानुनासिक स्वर। इसका उत्तर होगा डी, निरानुनासिक स्वर होगा। क्या होगा? निरानुनासिक स्वर होगा, क्योंकि यह आ के उच्चारण, नासिका का उच्चारण होता है। इसमें वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए इसे वृत्ताकार, ऐसे ही स्वर वृत्ताकार स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में होठों का आकार बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 49 है। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तमुखी स्वर है? तो आवृत्तमुखी स्वर है, अब ऑप्शन है ई, बी नंबर में ऊ, सी में ओ और डी में सी और बी दोनों। तो इसका उत्तर होगा ई, क्योंकि होठों के आधार पर आवृत्तमुखी स्वर है ई, क्योंकि इन स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आवृत्तमुखी, दूसरा है वृत्तमुखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, आज का अंतिम प्रश्न है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस किस प्रकार का स्वर है? तो इसमें है, ऑप्शन है आपका पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत और डी है पश्च संवृत। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पश्च संवृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह विज्ञान की भाषा विज्ञान दृष्टि से ऊ तथा ऊ पश्च संवृत स्वर हैं, इन्हें माना गया है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए इन 50 प्रश्नों में से कितने नंबर आए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तथा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि अगली इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी
मतलब महत्वपूर्ण वीडियो जब बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, स्वतः ही मिल पाए। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ अब हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।